कि एनर्जी का ट्रांसमिशन कैसे होता है, एवरेज पावर क्या होता है, एवरेज इंटेंसिटी क्या होता है। हाँ, हम लोग दो इंपॉर्टेंट फार्मूला से तो अपने को याद रखना ही रखना है। पहला, पावर, एवरेज पावर का 2π² f² म्यू वी, और इंटेंसिटी का 2π² रो वी। ठीक है ना, ये जो एवरेज इंटेंसिटी वाला फार्मूला निकला है ये हर टाइप के वेव के लिए वैलिड है। ठीक है ना। यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वाला फॉर्मूला क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस फॉर्मूला से हम लोग को पता है कि एवरेज पावर जो है वो स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी और स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड इन दो बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, बात समझ में आया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सुपर पोजिशन। क्या करेंगे हम लोग आज? सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। पोजिशन ऑफ वेव्स, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, क्या मतलब है सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स का? ठीक है, अब ये जो सेक्शन है ना, यहाँ पे ये बड़े ध्यान से देखना, और अगर कुछ कोई भी पार्ट अगर नहीं समझ में आए तो लेट मी नो एक्सक्लूसिवली, क्योंकि ये पार्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये कॉमन है। ये वेव्स में कॉमन है, वेव ऑप्टिक्स में कॉमन है, साउंड वेव्स में कॉमन है। ये जो चीज़ पढ़ने की तीनों जगह काम लगेगा। एग्जैक्टली बेसिकली समझ लो, यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे वही तुम लोग YDAC सेटअप है तुम लोग का, जो वेव ऑप्टिक्स में तुम लोग क्लास 12 में पढ़ेगा। क्लास 12 में वेव ऑप्टिक्स में जो हम लोग YDAC सेटअप पढ़ते हैं वो यही है, सुपरपोजिशन वेव्स ही है। ठीक है, सिमिलरली साउंड्स में जब पढ़ते हैं, साउंड में भी सुपरपोजिशन देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कॉमन है, तो मैं एक ही संग पढ़ा दे रहा हूँ। तो जब मैं वेव ऑप्टिक्स करवाऊंगा तो मैं ये वाला पार्ट रिपीट नहीं करूँगा। अगर वो डाउट है आज ही मेक श्योर यू गाइस रिजॉल्व। ठीक है, बात समझ में आया सबको? यहाँ पे लिख लो कॉमन फॉर वेव, साउंड एंड वेव ऑप्टिक्स। कॉमन फॉर waves, sound and wave optics। ठीक है, क्या है पहले समझते हैं। लेट्स से मेरे पास दो सोर्स है। ठीक है, दो सोर्स पार्टिकल है जहाँ से बेसिकली हम लोग वेव्स जनरेट कर पा रहे हैं। एक आ रहा है सोर्स हम लोग का S1 और एक आ रहा है सोर्स हम लोग का S2। ठीक है, और लेट्स से एक पॉइंट P है यहाँ पे कहीं। ठीक है, S1 से एक वेव निकल रहा है, ठीक है, और S2 से भी एक वेव निकल रहा है। थोड़ा सा मैं S2 से भी एक वेव निकल रहा है जो पार्टिकल P तक पहुंच रहा है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, देख S1 से जो वेव निकल रहा है वो पार्टिकल तक पहुंच रहा है। इसका क्या मतलब है? पार्टिकल S1 के कारण एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है ना, क्योंकि जो सोर्सेज है ये सिंपल हार्मोनिक वेव प्रोड्यूसिंग सोर्सेज है। ठीक है, S1 एंड S2 आर टू सिंपल हार्मोनिक वेव प्रोड्यूसिंग सोर्सेज। ये लिख लो, S1 एंड S2 आर टू सिंपल हार्मोनिक वेव प्रोड्यूसिंग सोर्सेस। प्रोड्यूसिंग सोर्सेस ज़रूरी नहीं जो S1 और S2 है वो सिंपल हार्मोनिक वेव से प्रोड्यूस करे, बट एज आई टोल्ड यू गाइस इन द बिगनिंग कि हम लोग के सिलेबस में 99.99% हम लोग अपने आप को कैसे वेव से रिस्ट्रिक्ट करेंगे? हम लोग अपने आप को सिंपल हार्मोनिक वेव से रिस्ट्रिक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो S1 के कारण और S2 के कारण पार्टिकल P को क्या मिल रहा है? पार्टिकल P को SHM मिल रहा है ना। अब S1 अगर एक सिंपल हार्मोनिक वेव प्रोड्यूसिंग सोर्स है, मतलब यहाँ पे एक सिंपल हार्मोनिक वेव आ रहा है, एक वेव आ रहा है, मतलब इस वेव के अलाउंग जितने भी पार्टिकल्स है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, है ना? है ना, बोलो। सिमिलरली सोर्स 2 के कारण पार्टिकल पे एक वेव जा रहा है, वेव 2 जा रहा है। उस सोर्स के कारण जो वेव जा रहा है उसके कारण भी जो पार्टिकल है एक दूसरा सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। क्लियर? हाँ ना, बोलो जल्दी से। तो पार्टिकल P जो है उसको दो सोर्सेस के कारण SHM मिल रहा है ना। पार्टिकल P है, इसको दो सोर्सेस के कारण SHM मिल रहा है। तो लिख लो, द पार्टिकल P is
now acted upon by two sources of waves, by two sources of waves। अब ये वेव कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हम लोग का वेव्स ऑन स्ट्रिंग हो, लाइट भी हो सकता है, साउंड भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोग बाइफर्गेशन नहीं करेंगे अलग अलग, यहाँ पे मैं वेव्स ही बोलूँगा, ठीक है। ये सेम चीज़ हम लोग लाइट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग साउंड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग वेव्स ऑन स्ट्रिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो वेव्स आ रही है, कैन बी लाइट और साउंड, एनीथिंग, यहाँ पे लिख लो कैन बी लाइट और साउंड, लाइट साउंड कुछ भी। वेव्स ऑन स्ट्रिंग ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आता है, कॉन्सेप्ट वेव्स ऑन स्ट्रिंग में। क्यों नहीं आता है वो क्योंकि वो भी हम लोग आगे देखेंगे। बट यहाँ पे जो पार्टिकल पी है इसको दो सोर्सेज के कारण वेव्स मिल रहा है ना। और ईच सोर्स इसको क्या दे रहा है, हर सोर्स के कारण इसको क्या मिल रहा है, एक SHM मिल रहा है, ईच गिविंग इट एन SHM, ईच गिविंग इट SHM, ठीक है। आई गेस आई एम ओवर रिपीटिंग, बट ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्टिकल पी को S1 और S2 दो सोर्स के कारण दो अलग अलग सिंपल हार्मोनिक वेव्स मिल रही है, सिंपल हार्मोनिक वेव्स आ रही है, जिसकी वजह से इसको दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस मिल रहा है ना। तो पार्टिकल का जो रिजल्टेंट मोशन है वो एक वेक्टर समेशन होगा ये दो SHMs का। देयरफॉर द रिजल्टेंट motion of particle will be a vector summation, will be a vector summation of these two SHM। ठीक है ना। मतलब पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वाई नेट, वो हमें क्या लिख सकते हैं, पहले वाले के कारण डिस्प्लेसमेंट प्लस दूसरे वाले के कारण डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली वेक्टर समेशन करना है। बट जैसा हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ SHM में पढ़ रहे थे, जैसा हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ SHM में पढ़ रहे थे, ये क्या है, हम लोग का पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल भी है, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी, ठीक है। तो हम लोग के सिलेबस में क्या है, जैसे हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ SHM में पढ़ रहे थे, ये डिस्प्लेसमेंट्स क्या होते हैं, बोलो प्रखर, हाँ भैया। क्या होते हैं ये दोनों डिस्प्लेसमेंट्स, क्या हम लोग को वेक्टर समेशन करना पड़ता है? हाँ नहीं, हम लोग क्या लिए थे सुपरपोजिशन ऑफ SHM में, याद करो, हम लोग वेक्टर सम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सिलेबस में खाली वैसे ही ऐड किया जा रहा है जहाँ पे दोनों टेकन पैरेलल, भूल गए, याद आया सबको, x1 और x2 हम लोग पैरेलल लेते थे ना, वेव्स में भी वही लेंगे कि बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट्स है वो डायरेक्शन में पैरेलल है। ये फिजिक्स का लिमिटेशन नहीं है, ये तुम लोग की बुद्धि का लिमिटेशन है नहीं, बुद्धि का लिमिटेशन, सिलेबस का लिमिटेशन है, ठीक है, ये ना सिलेबस। ठीक है, बात समझ में आया? लिखना है प्रिंसिपल, थोड़ा से भी लिख लो। प्रिंसिपल क्या है हम लोग का कि अगर किसी पार्टिकल को दो सोर्सेज से SHM मिलते हैं या कोई भी डिस्प्लेसमेंट मिलता है, अगर किसी पार्टिकल को दो सोर्सेज के कारण SHM या कोई भी डिस्प्लेसमेंट मिलता है तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट दोनों इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स का वेक्टर समेशन होता है ना। बात समझ में आया? और इस तरीके से वेव जब मिलते हैं ना, जब ऐसे एक पार्टिकल को दो अलग अलग सोर्सेज के कारण SHM मिल रहा है, जब वेव्स बेसिकली कंबाइन कर रहे हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से वेव्स के मिलने को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। बात समझ में आया? इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस क्या है? दो वेव्स का किसी भी एक पॉइंट पे या मल्टीपल पॉइंट्स पे मीट करना। बात समझ में आया कि नहीं आया?
खाना बोलो, लिख लो। अगर किसी पार्टिकल को दो सोर्सेस के कारण SHM, अब ज़रूरी नहीं वो SHM हो, क्या कोई भी डिस्प्लेसमेंट मिलते हैं, SHM मिलते हैं या डिस्प्लेसमेंट्स मिलते हैं, या SHM बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कॉज करता है ना पार्टिकल में, और क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट मिलते हैं, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उनकी इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर समेशन होता है। डिस्प्लेसमेंट उनके इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स का वेक्टर सम होता है, ठीक है ना। बट यहाँ पे हम लोग को वेक्टर सम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग के सिलेबस में पैरेलल डिस्प्लेसमेंट ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। और ये बात समझने का क्या है कि इस तरीके से वेव्स के कॉम्बिनेशन को या मिलने को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। और इस तरीके से वेव्स के मिलने को हम लोग क्या कहते हैं, बोलो, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, मिलने को ही इंटरफेरेंस कहते हैं। इतना सा हिंदी सबको समझ में आता है? पैट्रिक, लैंग्वेज बैरियर? नो सर। कूल। मेड यू गाइस राइट दिस इन हिंदी बिकॉज थोड़ा याद ज़्यादा रहता है और कुछ नहीं, ठीक। अच्छा, तो बेसिकली दो वेव्स अगर इंटरफेरेंस करके क्या करेगी, हम ऐसे बोल सकते हैं कि दो वेव्स अगर इंटरफेयर कर रही हैं तो वो इंटरफेरेंस करके क्या करेगी, ये हम लोग को कैसे पता चलेगा, ये हम लोग को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से पता चलेगा। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेसिकली वेक्टर एडिशन है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये भी लिख लो। बेसिकली दो वेव्स इंटरफेरेंस करके क्या करेगी, या इंटरफेयर करके क्या करेगी, ये हम लोग कैसे पता चलता है, ये हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताता है। ये हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताता है, ठीक है। बात समझ में आया? दो वेव्स इंटरफेरेंस करके क्या करेगी, ये हम लोग कैसे पता चलता है, ये हम लोग को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से पता चलता है, ठीक है ना। तो लेट्स से अभी हम लोग के पास दो सोर्सेज है, एक सोर्स आया है यहाँ पे S1, एक सोर्स आया यहाँ पे S2, ठीक है, यहाँ पे है S2, ठीक है। S1 से निकलने वाली वेव का वेव इक्वेशन जो है हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, y, इसका ये जो वेव इक्वेशन आ रहा है इसके लिए कुछ काम करके ऐसे लिखता हूँ मैं, ठीक है। इस वाली वेव का जो इक्वेशन लिख रहा है वो ऐसे कुछ लिख सकते हैं, A1 साइन ओमेगा टी माइनस KX, ठीक है, A1 साइन ओमेगा टी माइनस KX प्लस कुछ एक फाई 1
है ना। बात समझ में आया। कुछ एक इसका वेव इक्वेशन ऐसे लिखा जा सकता है, बोलो भाई। हाँ भैया। और लेट्स से इसका वेव इक्वेशन, ये जो वेव प्रोड्यूस कर रहा है उसका वेव इक्वेशन हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई टू। ठीक है, ये वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, है ना। वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम आएगा दोनों में, ठीक है ना। वेलोसिटी का डायरेक्शन दोनों में पॉजिटिव आ रहा है। और लेट्स से मेरे पास एक पार्टिकल है यहाँ पे पी पे, ठीक है। अब यहाँ से S1 से P का दूरी है लेट्स से x1, ठीक है। और S2 से P का दूरी है कुछ x2 से P का दूरी S2 से P का दूरी है कुछ x2, यहाँ से ये दूरी है कुछ x2। x2, ठीक है। तो पार्टिकल P को जो S1 के कारण SHM मिल रहा है उसका इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, y1 का एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं बताओ तो। पार्टिकल P को जो इसके कारण SHM मिल रहा है, S1 के कारण SHM मिल रहा है, वो क्या लिख सकते हैं। ये कि x1 हो जाएगा। हाँ, तो a1 साइन ओमेगा टी माइनस पार्टिकल कितना दूरी है, x1 दूरी पे है, तो x से जगह क्या डाल दूंगा x1, के x1 प्लस फाई वन, है ना। ये हम लोग क्या लिखे हैं, ये है इक्वेशन ऑफ SHM गिवन टू S1 गिवन टू P बाई S1। इक्वेशन ऑफ SHM गिवन टू P बाई S1। सिमिलरली तुम लोग ये बताओ इक्वेशन ऑफ SHM गिवन टू P बाई S2 क्या होगा। पहला तुम A1 बोला, A2 होगा वो A2 साइन ओमेगा टी माइनस के x2 प्लस फाई टू, है ना। ये दोनों इक्वेशन ऑफ SHM है। ये रहा मेरा पार्टिकल P, ठीक है ना। कोई परेशानी किसी को। तो इस पार्टिकल को दो SHM मिल रहे हैं, है ना। इस पार्टिकल क्या मिल रहा है, दो SHM मिल रहा है, और दोनों SHM में एक फेज डिफरेंस है ना। दोनों SHM में एक फेज डिफरेंस आ रहा है। कितना है वो फेज डिफरेंस, डेल्टा फाई अगर मैं निकालना चाहूँ, डेल्टा फाई क्या रिप्रेजेंट करें हम लोग, फेज डिफरेंस बिटवीन द टू SHMs रिसीव्ड बाय पार्टिकल P। फेज डिफरेंस बिटवीन द टू SHMs received by particle by the sources। ठीक है, कितना हो रहा है देखो, डेल्टा फाई कितना होगा, डेल्टा फाई होगा फेज ऑफ सेकंड पार्टिकल का फेज क्या है, सेकंड पार्टिकल को जो सेकंड SHM मिल रहा है उसका फेज क्या है, ओमेगा टी माइनस के x2 प्लस फाई टू, है ना। ओमेगा टी माइनस के x2 प्लस फाई टू, ये पूरा फेज है ना। माइनस पहले वाले का फेज क्या है, पहले वाले का फेज है ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस फाई वन। ठीक है, एक सेकेंड वन उठा कर रहा हूँ।
कितना आ रहा है ये? लैपटॉप को एक्चुअली बहुत टाइम से शट डाउन नहीं किया, तभी ये बफर कर रहा था थोड़ा। देखो ओमेगा टी तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, के इंटू x1 माइनस x2, है ना, प्लस के इंटू x1 माइनस x2 प्लस phi 2 माइनस phi 1, है ना। सर आपका एक और सॉरी, कौन बोल रहा है कुछ? कोई दिक्कत हो रहा है क्या? कुछ बफर या टेक्निकल इश्यूज हो रहा है या सब स्मूथ चल रहा है? कोई बोलो यार। प्रॉपर कर दीजिए ना, नहीं दिखाना। हाँ, x2 माइनस एक्स वन क्या, अब देख phi 2 माइनस phi 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? phi 2 माइनस phi 1 रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल फेज डिफरेंस, है ना। phi 2 माइनस phi 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल्टा फाई इनिशियल फेज डिफरेंस, है ना। ये है मेरा डेल्टा फाई। के को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई लैम्डा। और x1 माइनस x2 क्या रिप्रेजेंट कर दिया हमसे, देखना x1 है पहले वाले का पाथ, x2 है दूसरे वाले का पाथ। x1 माइनस x2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, दोनों के पाथ में डिफरेंस, है ना। तो x1 माइनस x2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा x, ठीक है। ये क्या है, इनिशियल फेज डिफरेंस। ठीक है, ये क्या है, ये हम लोग का पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का मतलब समझ में आया? अब हम लोग एक समझते हैं जिसको बोलते हैं, एक टर्म समझते हैं जिसको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। यहाँ पे जो सोर्सेज लिया गया ना वो क्या है, कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस से क्या मतलब होता है, कोहेरेंट सोर्सेज ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनके कारण किसी भी एक पॉइंट पे समय के संग, किसी भी पॉइंट पे समय के संग फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। बात समझ में आया? बेसिकली देखो, अगर इसका ओमेगा और इसका ओमेगा डिफरेंट होता, ओमेगा 1 ओमेगा 2, तो जो फाई आता, ये जो फाई आया अभी तो ये कांस्टेंट है, ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना। क्या ये डेल्टा फाई जो आ रहा है हम लोग का, क्या ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है? इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। हाँ भैया। अब इफ दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, वाई इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि जो टाइम वाला टर्म है ओमेगा टी दोनों में सेम है। अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 डिफरेंट होता, तब क्या जो डेल्टा फाई है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू देता किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे? बात समझ में आया? अगर डेल्टा फाई अलग अलग होता, अगर डेल्टा फाई अलग अलग होता तो क्या होता कि जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो किसी भी एक पॉइंट पे अलग अलग पार्टिकल के कारण किसी भी एक पॉइंट पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू देता। तो कोहेरेंट सोर्सेज कौन से हुए, कोहेरेंट सोर्सेज ऐसे सोर्सेज हुए जिनके कारण एक पर्टिकुलर पोजीशन पे समय के संग फेज डिफरेंस में चेंज नहीं आता। उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। देख लो, ठीक है। ऐसे सोर्सेस जिनकी वजह से एक पर्टिकुलर पोजीशन पे एक पर्टिकुलर पोजीशन पे इनके कारण एक पर्टिकुलर पोजीशन पे समय के संग
समय के संग या विद टाइम फेज डिफरेंस में चेंज नहीं आता, फेज डिफरेंस में चेंज नहीं आता, में चेंज नहीं आता। ऐसे सोर्सेस को क्या कहते हैं? ऐसे सोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं। ठीक है, अगर दोनों का फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल ले लो, अगर दोनों का क्या होता, थोड़ा सा नीचे लिखता, इफ़ ओमेगा 1 नॉट इक्वल टू ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा, तब क्या होता हम लोग का डेल्टा फाई कितना आता? डेल्टा फाई आता ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी प्लस के डेल्टा एक्स, जो पाथ डिफरेंस आया। पाथ डिफरेंस को हम लोग क्या डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा एक्स से। ठीक है ना, के डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा फाई इनिशियल। ठीक है ना, अगर यहाँ पे ये क्या है, ये ऑब्वियसली फंक्शन ऑफ टाइम है ना। अगर इफ़ ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 हो जाता, इज इक्वल टू ओमेगा समथिंग, तो डेल्टा फाई क्या होता? ये टर्म 0 हो जाता, तो के डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा फाई इनिशियल, ये होता ये है ना। दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है ना, तो कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब क्या हुआ कि दोनों का ओमेगा सेम होगा। बात समझ में? इतना से सिंपल सा बात है। ठीक है, ऐसा तभी हो सकता है। कोहेरेंट सोर्सेज कब होगा? टेक्निकल डेफिनेशन नहीं हुआ, बट ये वाला कंडीशन जो है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे समय के संग फेज डिफरेंस में चेंज ना आए, ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगा? ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों सोर्सेज का ओमेगा सेम होगा। ठीक है, ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों सोर्सेज का ओमेगा सेम होगा। क्या बात क्लियर है? अब मेजॉरिटी केसेस में ना ये वाला टर्म को हम लोग ज़ीरो पकड़ लेते हैं कि इनिशियली हम कोई फेज डिफरेंस ना रखें। ठीक है, मेजॉरिटी केसेस इज इक्वल टू ज़ीरो, मेजॉरिटी केसेस। ठीक है, मेजॉरिटी हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, नहीं भी ले सकते, कोई ज़रूरी नहीं है, बट ये बेसिकली हम लोग का इक्वेशन को थोड़ा देखने में गंदा कर देता है, इसलिए हम लोग इसको ज़ीरो ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग का कितना है ये वाला टर्म? देयरफॉर डेल्टा फाई कितना हुआ? डेल्टा फाई वो हुआ हम लोग का 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, वे डेल्टा एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल्टा फाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फेज डिफरेंस, है ना। और डेल्टा एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पाथ डिफरेंस। ठीक है ना, पाथ डिफरेंस क्या होता है टेक्निकली सोचो। पाथ डिफरेंस क्या हो रहा है बताओ? ये दोनों सोर्सेस की दूरी। नहीं, दोनों सोर्सेज की दूरी नहीं। दोनों सोर्सेज की दूरी क्या है? ये x3 मान लो कुछ, तो क्या x1 माइनस x2 x3 के बराबर होता है? ये तो स्केलर्स है। ये बट आप बोले ना कि पैरेलल ही मतलब वेव्स प्रोपगेट करेंगे। जो डिस्प्लेसमेंट्स आ रहा है ना वो पैरेलल होगा। इसके कारण डिस्प्लेसमेंट आ रहा है y1, और इसके कारण जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ऐसा नहीं होगा कि y2 इस डायरेक्शन में। ठीक है, y2 भी जो होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा।
पार्टिकल का ऑसिलेशन सेम डायरेक्शन में है। बात समझ में आया? वेव थोड़ी ना ज़रूरी है कि सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करे। देखो थोड़ा और समझते हैं हम लोग, एक उसे समझते हैं, एक स्ट्रिंग से ही समझते हैं। लेट्स से मेरा टेबल है, ठीक है, हम लोग का प्लेन है, ये हम लोग का पार्टिकल P है, यहाँ से हम लोग का एक सोर्स है, यहाँ पे स्ट्रिंग कनेक्टेड है कुछ ऐसा, यहाँ पे एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ से एक बम्प हम लोग ट्रैवल करवा रहे हैं। क्या ये दोनों सोर्सेज, क्या ये दोनों चीज़ जो स्ट्रिंग्स है वो पैरेलल है? अगर पैरेलल होती स्ट्रिंग तो एक पॉइंट पे कैसे मीट करता? ऑब्वियसली पैरेलल तो नहीं है। अब यहाँ से हम लोग ऐसे एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक बम्प ट्रैवल करवा रहे हैं, ठीक है, V, और यहाँ से भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक बम्प ट्रैवल करवा रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो क्या इस बम्प के कारण ये पार्टिकल कैसे ऑसिलेट करेगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना, और इस बम्प के कारण भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑसिलेट करेगा। तो क्या पार्टिकल P का जो डिस्प्लेसमेंट्स है वो पैरेलल हुआ? बताओ। तो क्या पार्टिकल P का डिस्प्लेसमेंट्स को पैरेलल करने के लिए क्या मुझे स्ट्रिंग को पैरेलल रखना ज़रूरी हुआ? नहीं भैया। क्या पूरा बात क्लियर है? हाँ भैया। चलो, पाथ डिफरेंस क्या हो रहा है? पाथ डिफरेंस ऑब्वियसली x1 माइनस x2 इज इक्वल टू x3 नहीं है। पाथ डिफरेंस दोनों सोर्सेज के बीच का दूरी नहीं है। पाथ डिफरेंस है डिफरेंस बिटवीन द पाथ, डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स रीचिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, लिख लो डिफरेंस बिटवीन द path of the two waves, path of the two waves reaching at a particular point. Waves ठीक है। हर एक पार्टिकल P का, पार्टिकल P के लिए जो पाथ डिफरेंस है, पार्टिकल Q के लिए वो पाथ डिफरेंस नहीं होगा, उसका पाथ डिफरेंस अलग होगा, उसका कुछ x3 माइनस x4 होगा, ठीक है ना। हर एक पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए, हर एक अलग अलग पार्टिकल के लिए हम लोग का पाथ डिफरेंस अलग अलग आएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं, किसी किसी के लिए सेम भी आ सकता है, बट ज़रूरी नहीं कि हर पार्टिकल के लिए सेम आए, ठीक है ना। बात समझ में आया? हाँ ना बोलो। हाँ भैया। और ये जो फेज डिफरेंस जनरेट हो रहा है, ये जो डेल्टा फाई जनरेट हो रहा है यहाँ पे, ये किसके कारण जनरेट हो रहा है? ये डेल्टा फाई क्यों जनरेट हो रहा है? सोचो। इस फेज डिफरेंस के कारण, क्योंकि हम लोग फाई इनिशियल तो जीरो पकड़ ही चुके हैं, तो ये वाला फेज डिफरेंस जो आ रहा है, इसका रीज़न क्या है? ये फेज डिफरेंस जनरेट हो रहा है ड्यू टू डिफरेंस इन पाथ लेंथ, है ना। ये फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस के कारण जनरेट हो रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि डेल्टा फाई क्या है? 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। दिस फेज डिफरेंस is this phase difference is generated due to difference in path length. Difference is generated due to difference in path length, ठीक है ना। कोई परेशानी? डेल्टा फाई का एक्सप्रेशन याद रहेगा, 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स, ठीक है ना। तो ये वाला पार्टिकल P है, इसको 2 SHM मिल रहे हैं, 2 SHM के कारण
दो एसएचएम जब मिलते हैं किसी भी पार्टिकल को तो उनका सुपरपोजिशन होकर पार्टिकल का रिजल्टेंट मोशन कैसा होता है? किसी भी पार्टिकल को दो एसएचएम मिल रहा है तो उन दोनों एसएचएम के कारण जो रिजल्टेंट मोशन होता है वो कैसा होता है? ये सिंपल हार्मोनिक होता है। ऑब्वियसली सिंपल हार्मोनिक ही होता है। और वो कैसे होता है, कितना आता है, वो हम लोग पढ़े थे जब हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम पढ़े थे यहाँ पे। ठीक है, तो आई वोंट रिपीट दैट सेक्शन। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि वाई नेट कितना हो जाएगा, वाई नेट हो जाएगा y1 प्लस y2। अब यहाँ पे मैं फाई2 माइनस फाई1 को जीरो पकड़ा हूँ, जीरो ही ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग को उससे मतलब नहीं है, इनिशियल वाले से मतलब नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, मैं थोड़ा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड चाह रहा हूँ। बेफालतू का कॉन्स्टेंट्स आके हम लोग का देखने में अगली कर देगा इक्वेशन को, और कुछ नहीं। y1 क्या आ रहा है? y1 आ रहा है a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये वेव का इक्वेशन था। बट वेव जब पार्टिकल पी आ रहा है तो फर्स्ट वाले वेव को कितना पाथ ट्रैवल करना है? फर्स्ट वाले वेव को x1 पाथ ट्रैवल करना पड़ा है, और सेकंड वाले वेव को कितना पाथ ट्रैवल करना पड़ा है? इसको x2 पाथ ट्रैवल करना पड़ा है। ठीक है ना? ये क्या आ जाएगा? वाई नेट आ गया, हाँ है ना? डेल्टा फाई कितना आ गया हम लोग का? टू पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स कितना है? x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, कुछ भी। ठीक है ना? अब किसी को एक डाउट आ रहा है क्या कि हम लोग कोहेरेंट बनाने के लिए ये दोनों ओमेगा तो सेम ले लिए, बट क्या k1 और k2 भी सेम होना चाहिए? सोचो। ओमेगा सेम है तो k1 और k2 दोनों सेम हो ही जाएंगे अच्छा, कैसे बताओ जल्दी से। सर, क्योंकि k का वैल्यू तो ओमेगा बाई v होता है और v तो हम कांस्टेंट पहले से ही। वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट v1 v2 होना ज़रूरी, थोड़ी बराबर होना ज़रूरी है क्या? हाँ सर, ज़रूरी है। कैसे बताओ। v का फॉर्मूला क्या होता है? v का फॉर्मूला क्या होता है? वेव स्पीड का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। ये माइनस पॉलिसी तो रूट ओवर टी बाई म्यू, ये होता है ना v का फॉर्मूला। हाँ सर। क्या दोनों स्ट्रिंग का टेंशन और म्यू अलग अलग हो सकता है? मैं दो स्ट्रिंग लिया हूँ, दो अलग अलग रैंडम स्ट्रिंग लिया हूँ, क्या दोनों का टेंशन और म्यू अलग अलग हो सकता है? सर मास अलग है तो हो सकता है। टेंशन इस वाले स्ट्रिंग को मैं इधर 20 न्यूटन फोर्स से टान रहा हूँ, इसको इधर 40 न्यूटन फोर्स से टान रहा हूँ। ये रहा पॉइंट पे। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यहाँ पे पोली लगा के एक मास झुला दिया, यहाँ पे भी पोली लगा दिया है, मास हैंग कर दिया। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? हाँ सर। तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग का ओमेगा सेम होगा तो के भी सेम होगा। ये वाला बात वेव्स ऑन स्ट्रिंग के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग के लिए दोनों चीज़ चेंज कर सकते हैं हम लोग, है ना? दो अलग अलग स्ट्रिंग ले सकते हैं, है ना? हाँ सर। बट यहाँ पे टी क्या स्टैंड करता है? इलास्टिक प्रॉपर्टी। और म्यू किसके लिए स्टार्ट करता है? इनर्शिया प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम इन विच इट इज़ ट्रैवलिंग, है ना? तो जब हम लोग लाइट का और साउंड का बात कर रहे हैं,
जब हम लोग लाइट का और साउंड का बात कर रहे हैं, तब यहाँ पे जब हम लोग वेव स्ट्रिंग चला रहे हैं तब तो अलग अलग स्ट्रिंग हो सकता है, बट जब साउंड ट्रैवल कर रहा है या लाइट ट्रैवल कर रहा है तब तो मीडियम तो सेम ही है। जैसे वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है रूट ओवर गामा पी बाई रो। गामा मान लो एक कांस्टेंट है, पी क्या है मीडियम का प्रेशर, रो क्या है मीडियम का डेंसिटी, ठीक है। तो अब मीडियम जब सेम है, क्योंकि हवा में करवा रहा है ना तुम, ऐसे थोड़ी ना कि एक वेव को यहाँ पे चला रहा है एक वेव को स्पेस में चला रहा है, स्पेस में तो ऑल्सो वेव चलेगा ही नहीं। एक वेव को इधर एयर में चला रहा है, एक को वाटर में चला रहा है। अगर दोनों को ऐसे चला तो इंटरफेरेंस तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि मीडियम ही अलग अलग है। तो लाइट और साउंड जब कर रहे हैं तब अगर ओमेगा सेम है तब के सेम होगा, क्योंकि वी कांस्टेंट होना पड़ेगा मीडियम के लिए। बट वेव ऑन स्ट्रिंग के लिए ऐसा कंपल्सरी नहीं है। बट वेव ऑन स्ट्रिंग के लिए हम लोग इंटरफेरेंस से हम लोग को ज़्यादा मतलब भी नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग तो दो अलग अलग स्ट्रिंग लेके हम लोग किसी एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करवा सकते हैं, है ना। दो अलग अलग स्ट्रिंग को तो किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करवा सकते हैं ना हम लोग। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो खाली एक ये पॉइंट कैसे ऑसिलेट करेगा, ये हम लोग के बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, कि बहुत ज़्यादा यूटिलिटेरियन नहीं है हम लोग का। लाइट और साउंड कैसे इंटरफेयर करते हैं, कैसे मिक्स करते हैं, वो हम लोग के काम का है, क्योंकि लाइट जैसे इंटरफेरेंस करेगा उसके हिसाब से हम लोग को दिखाई देगा, कैसे हम लोग को दिखाई दे रहा है, कैसे पैटर्न्स बन रहा है। साउंड कैसे इंटरफेयर करेगा, जैसे हम लोग को पता चलेगा कि कैसे हमको सुनाई दे रहा है। बट खाली एक पर्टिकुलर पॉइंट कैसे ऑसिलेट करेगा वेव्स ऑन स्ट्रिंग, ये हम लोग के बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पे वो वाले सिचुएशन बॉदर ही नहीं करते अपने आप को कि K1 और K2 को हम लोग अलग अलग ले लें। इस सिचुएशन से हम लोग अपने आप को बॉदर ही नहीं करते। बात समझ में आया? हाँ ना बोलो जल्दी से। हाँ भैया। चलो, तो अगर हम लोग नॉर्मल केस की बात करें, जो हम लोग साउंड और लाइट का बात कर रहे हैं, तब हम लोग का अगर ओमेगा सेम है तो के भी सेम होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि के का वैल्यू क्या आता है ओमेगा बाई वी, और वी तो मीडियम का कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा फाई का वैल्यू आ गया। अब इनको दो एसएचएम्स को दो साइन वेव्स को ऐड कैसे करते थे हम लोग? फेजर्स का यूज़ करके। पिछले चैप्टर में पढ़े थे, भूल गया क्या सब लोग? हाँ भैया। हाँ भूल गया। नहीं। ये देखो, ये था हम लोग का A1, A1 को ऐसा वेक्टर पकड़ते थे। क्या A1 असली में वेक्टर है? नहीं है। नहीं, ये खाली हम लोग मेटाफोरिकली बोलो या एनालॉजिकली ले लेते हैं, ताकि हम लोग का आंसर जल्दी से आ जाए, कुछ नहीं। मेटाफोरिकली नहीं, रॉन्ग टर्म। ए नेट, इनके बीच एंगल कितना है? डेल्टा फाई। डेल्टा फाई, ठीक है ना। ए नेट कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ठीक। यहाँ पे कुछ एक एंगल बनाया गया है अल्फ़ा, ये क्या है हम लोग का ए नेट है, ठीक है ना। ए नेट का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। मैं पूरा वापस नहीं दिखा रहा, कॉम्पोनेंट भी तो तोड़ के याद हो गया होगा अब तक तो। 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई, है ना। क्लियर है? हाँ भैया।
अच्छा, वाईनेट के बाद पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ, ऑल्दो वाईनेट का पूरा फॉर्मूला आपके काम का नहीं है, क्यों, वो उस पर भी आएंगे। वाईनेट का पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाईनेट का पूरा फॉर्मूला हो जाएगा ए नेट साइन ओमेगा टी माइनस या प्लस डेल्टा, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की ना, तो प्लस यहाँ पे प्लस अल्फ़ा लिख लो, अल्फ़ा लिखे ब्रो टर्म प्लस अल्फ़ा, ठीक है। जहाँ पे हम लोग का ए नेट का वैल्यू कितना हो जा रहा है, ए नेट का वैल्यू हो जा रहा है कुछ ऐसा, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा फाई, और टैन अल्फ़ा कितना है, a2 साइन डेल्टा फाई बाय a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा फाई, ठीक है ना। ठीक है, और डेल्टा फाई क्या है, डेल्टा फाई क्या है, 2 पाई बाई फेज डिफरेंस। लैम्डा डेल्टा एक्स, हाँ फेज डिफरेंस, और डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस हम लोग का x1 माइनस x2, ठीक है। मतलब किसी भी एक पॉइंट का पार्टिकल के एसएचएम का इक्वेशन वो निकाल लिए कुछ ऐसे इस तरीके से, है ना। किसी भी पार्टिकल का एसएचएम का इक्वेशन कुछ इस तरीके से निकल सकता है ना, बोलो। हाँ भैया। बट लॉजिकली सोचो, ओमेगा तो बहुत ज़्यादा होता है, चाहे साउंड हो या चाहे लाइट हो, तो कोई भी पार्टिकल हो वो तो बहुत जल्दी जो जोर जोर से ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा, है ना। कोई भी पार्टिकल हो तो बहुत ज़ोर ज़ोर से ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा, बात समझ में आ रहा है। हाँ भैया। अब इंटेंसिटी क्या होता है, आई नेट क्या होता है, आई नेट प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे ए नेट का स्क्वायर हो जाएगा किसी भी पार्टिकल का, है ना। आई नेट वाला जो टर्म आता है, इंटेंसिटी वाला टर्म किसके प्रोपोर्शनल आता है, ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आता है ना। हाँ सर। और ये जो आई नेट है क्या, ये इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करता है। अब जब लाइट का बात करें तो किसका इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और जब साउंड का बात करेंगे तभी किस चीज़ का इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करेगा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, मतलब बेसिकली हम लोग को कितना दिखाई देगा और कितना सुनाई देगा, है ना। बेसिकली ये वाला जो फैक्टर है, आई नेट वाला फैक्टर है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर हियरिंग एंड लिसनिंग। This is the factor responsible for, this is the factor responsible for hearing and seeing, ठीक है, बात समझ में आया, है ना। अब सोच, जब पार्टिकल इतना ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, तो जब हम लोग लाइट का बात कर रहे हैं, तो बेसिकली ब्राइटनेस ऑसिलेट कर रहा है ना। जब हम लाइट का बात कर रहे हैं तो किसी भी एक पॉइंट का पे लाइट का बात कर रहे हैं, राइट। तो मतलब बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा इंटेंसिटी ऊपर है, ज़्यादा है, मतलब कितना ज़्यादा ब्राइट है, कितना ज़्यादा नहीं है। तो इसका ब्राइटनेस बेसिकली ऑसिलेट कर रहा है बहुत ज़्यादा, है ना।
और जब ये इतना जल्दी ऑसिलेट कर रहा है, क्या मेरे को ये पूरा का पूरा दिखाई देगा? क्या मेरे को इसकी ऑसिलेशंस अच्छे से दिखाई देगा, या मेरे को एक एवरेज वैल्यू इसका दिखाई देगा? जैसे एवरेज वैल्यू दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी तुम लोग देखते हो लाइट फ्लिकर करने लग जाता है घर का, है ना, जो ट्यूबलाइट होता है। आई एम अज्यूमिंग तुम लोग सब एलीट नहीं हो, तुम लोग के पास घर में ट्यूबलाइट है, सबके पास खाली फॉल सीलिंग नहीं है। ट्यूबलाइट देखे हो, हाँ सर। है ना, फ्लिकर करने लग जाता है। फ्लिकर कब करता है? जब बेसिकली जो करंट आ रहा है ना, जब करंट आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम हो जाता हाँ है ना, मतलब करंट कभी ऑन होता है, ऑन ऑफ होता है, ऑन होता है, ऑफ होता है, कि एक्चुअली हर समय ऑन ऑफ होता ही रहता है। बट फ्लिकर तब करने लग जाता है जब ये ऑन ऑफ थोड़ा सा स्लो हो जाता है। बात समझ में आया? जब ये ऑन ऑफ एक्चुअली में क्या हो रहा है, हम लोग के घर पे जो करंट आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज या 220 हर्ट्ज यूजुअली होता है, 220 हर्ट्ज। इससे क्या मतलब होता है, हर सेकेंड ये वाला लाइट 220 बार ऑन हो रहा है, उसके बाद ऑफ हो रहा है ना। बट क्या तुमको लाइट ऑन ऑफ होते हुए दिख रहा है? नहीं, तुमको तो एक कंटिन्यूस लाइट मिल रहा है ना। अब वो कंटिन्यूस लाइट क्या है, वो तो एवरेज इंटेंसिटी है ना लाइट का। तुमको बेसिकली कंटिन्यूस एवरेज इंटेंसिटी ऐसा कि जैसा तुमको अज्यूम होता है या तुमको अपीयर होता है ये, ठीक है ना। तो तुमको ये वाला जो वेरिएशन है, ये जो वेरिएशन है, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वेरिएशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। वेरिएशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग को किस बात से मतलब है, हम लोग को खाली ए नेट वाला जो टर्म है ना उससे मतलब है। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी जो है वो तो ए नेट पे ही डिपेंड करता है, ठीक है ना। जो एवरेज इंटेंसिटी आ रहा है वो किस बात पे डिपेंड करता है, वो तो ए नेट पे डिपेंड करता है। एवरेज इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, 2π² f² a² रो वी ना, a² पे डिपेंड करता है, ठीक है। है ना, अच्छा समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोग के लिए वेरिएशन इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग के लिए जो कॉम्बिनेशन होने के बाद, जो एसएचएम का कॉम्बिनेशन हो रहा था, कॉम्बिनेशन होने के बाद जो नेट एम्पलीट्यूड आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ओनली द नेट एम्पलीट्यूड इज इंपॉर्टेंट आफ्टर वेरिएशन, आफ्टर द कॉम्बिनेशन। ओनली द नेट एम्पलीट्यूड इज इंपॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज ऑफ नेट एम्पलीट्यूड इज इंपॉर्टेंट। नेट एम्पलीट्यूड किस लिए इंपॉर्टेंट है? फॉर आई एवरेज, ठीक है ना, एवरेज इंटेंसिटी के कारण, ठीक है ना, क्योंकि एवरेज इंटेंसिटी इसी कारण डिपेंड करता है, ठीक है ना। और जो a² आ रहा है या ए नेट आ रहा है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, उसका एक्सप्रेशन कितना हो रहा है, उसका आ रहा है a1² + a2² + 2a1 a2 cos ΔΦ, है ना। बात समझ में आई? अब a1 a2 तो कांस्टेंट है। अलग अलग पार्टिकल के लिए, ये पार्टिकल क्यू, एक पार्टिकल पी है, एक पार्टिकल क्यू है, दोनों पार्टिकल के लिए जो सोर्सेज आ रहे हैं, हाँ यहाँ पे दो सोर्सेज है, इस पे दो सोर्सेज आ रहा है, इस पे भी दो सोर्स आ रहा है, ठीक है। तो दोनों सोर्स के कारण जो a1 a2 दोनों पे आ रहा है, इसके लिए a1 a2, इसके लिए a1 a2 तो बराबर है। इन दोनों के लिए अलग क्या है, इन दोनों के लिए ΔΦ1, इस ΔΦ लिख लो और इसको ΔΦ, ये दोनों के लिए अलग अलग है। क्यों? क्योंकि ΔΦ क्या होता है, 2π/λ Δx, और दोनों के लिए Δx अलग अलग है। Δxq आ जा रहा है, ये Δxp आ जा रहा है। बात समझ में आया? तो अलग अलग पार्टिकल के लिए वेरिएशन कहाँ पे आ रहा है, ΔΦ के लिए आ रहा है। इसलिए हम लोग के ΔΦ वाला टर्म इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग ΔΦ ऊपर निकाले, फेज डिफरेंस जो है। और ये फेज डिफरेंस किसके कारण आ रहा है, ये फेज डिफरेंस आ रहा है पाथ डिफरेंस के कारण, ठीक है ना। बात समझ में?
दैट इज़ वाई, देख लो, दिस इज वाई फेज डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस कैसे आ रहा है, जनरेटेड ड्यू टू पाथ डिफरेंस, generated due to path difference is so important. ठीक है ना, हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो लीजिए। हाँ भैया। तो मतलब बेसिकली अगर मेरे पास दो सोर्सेज है, एक ही सोर्स यहाँ पे, एक सोर्स यहाँ पे, ये वेव प्रोड्यूस कर रहा है और ये भी वेव प्रोड्यूस कर रहा है, तो इन लोग अलग अलग पॉइंट पे इंटरफेयर कर रहा है ना। हाँ, ये लेट्स से पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, ठीक है। हर पॉइंट पे, हर अलग अलग पॉइंट पे क्या हो रहा है, अलग अलग पॉइंट पे डेल्टा एक्स डिफरेंट हो रहा है, डेल्टा एक्स पी, डेल्टा एक्स क्यू, डेल्टा एक्स आर अलग अलग हो रहा है ना। उसके कारण डेल्टा फाइव पी, डेल्टा फाइव क्यू सबका अलग अलग होगा, सबके लिए डेल्टा फाइव अलग होगा, है ना। बात समझ में आया कि नहीं आ रहा है हाँ सबके। सर। इसके कारण यहाँ पे सबका जो नेट एम्पलीट्यूड आ रहा है, नेट एम्पलीट्यूड हर पार्टिकल के लिए अलग अलग होगा, पी के लिए, क्यू के लिए, आर के लिए अलग अलग होगा। उसके कारण एवरेज इंटेंसिटी एट पी, क्यू, आर अलग अलग होगा। बात क्लियर है, तीनों के लिए एवरेज इंटेंसिटी अलग अलग है, ये जितने भी पार्टिकल्स होंगे सबके लिए एवरेज इंटेंसिटी अलग अलग होगा। मतलब ये वाला पार्टिकल पे अलग ब्राइटनेस दिखेगा, क्यू पे ब्राइटनेस अलग दिखेगा, आर पे ब्राइटनेस अलग दिखेगा। तो जब एक वेव इंटरफेयर कर रहा है तो हम लोग इंट्यूटिवली क्या समझ पा रहे हैं कि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग ब्राइटनेस दिखेगा हम लोग को, ठीक है ना। जब एक वेव इंटरफेयर करता है तब क्या होता है, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग ब्राइटनेस दिखता है हम लोग को। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया। चलो, अच्छा, अब ए नेट तो हम लोग को पता चला कितना होता है, ए नेट का स्क्वायर कितना होता है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 डेल्टा कॉस फाइव। तो आई नेट देयरफॉर आई नेट हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्योंकि आई प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर के, तो आई नेट का अगर ए के लिए जो प्रोपोर्शनलिटी आया उसका रूट में आएगा आई का प्रोपोर्शनलिटी, तो आई नेट को क्या ले सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, है ना, कॉस डेल्टा फाइव, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो आई नेट प्रोपोर्शनल है ए नेट स्क्वायर के, I1 प्रोपोर्शनल होगा A1 स्क्वायर के, I2 प्रोपोर्शनल होगा A2 स्क्वायर के, तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है ना। बात समझ में आया? सर फिर वो कांस्टेंट टर्म जो होंगे वो क्या होगा? कौन से कांस्टेंट टर्म्स? सर जैसे I1 A1 के प्रोपोर्शनल है, लेकिन उसके साथ कोई कांस्टेंट भी है ना, प्रोपोर्शनल है तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, इक्वल टू में लिखेंगे। लगाओ, देखो क्या है एक्सप्रेशन, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी, है ना। क्योंकि हम लोग ओमेगा लिए, सेम लिए, एफ सेम आएगा, यस सर। मीडियम सेम है तो रो वी सेम आएगा। डिपेंडेंट किसके हुआ खाली? हाँ सर, ए स्क्वायर को। सर फिर डिवाइड बाय एस भी तो होता है, वो डिवाइड बाय एस कहाँ पे होता है? आई वो जब हम लोग म्यू वी लिखते हैं तब डिवाइड बाय एस होता है ना, मैं तो रो वी ऑलरेडी लिख दिया। अच्छा हाँ सर, आपने रो भी लिख दिया था, ठीक है सर, ठीक। ठीक, चलो, अब ये जो डेल्टा फाई है, डेल्टा फाई का हम लोग एक्सप्रेशन देखें,
डेल्टा फाई का एक्सप्रेशन देखे 2π/λ डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस जो आता है हम लोग का x1 - x2 से, ठीक है। तो बेसिकली जो पाथ डिफरेंस है अलग अलग पार्टिकल का, यही डिटरमाइन करता है कि उस पार्टिकल पे मेरे को कितना ब्राइटनेस या कितना लाउड साउंड सुनाई देगा, है ना। तो लिख लो यहाँ पे, फॉर डिफरेंट पार्ट व्हेन टू वेव्स इंटरफेयर, द व्हेन टू वेव्स इंटरफेयर क्या बोल सकते हैं, हाँ, व्हेन टू वेव्स इंटरफेयर देन द पाथ difference between the waves reaching at a particular point at different points is different। पाथ डिफरेंस क्या अलग अलग है, अलग अलग पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस अलग अलग है। अब ज़रूरी नहीं अलग अलग है, बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि वो दोनों सेम होगा, ठीक है। ऐसे लिख लो, नॉट नेसेसरीली सेम, ठीक है। When two waves interfere, then the path difference between the two waves reaching at different points is different, which leads to different average intensities at different locations, ठीक है ना। different average intensities at different locations, ठीक है ना। अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग एवरेज इंटेंसिटी होगा, ठीक है ना। मतलब दैट इज different points at different points we will get different, बहुत सारा डिफरेंट लिख दिया मैं, बट ठीक है। at different points we'll get different brightness and or loudness, ठीक है ना। और ये डेल्टा एक्स हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, डेल्टा एक्स हम लोग ज्योमेट्री का यूज़ करके कैलकुलेट करते हैं, है ना। अलग अलग सोर्सेज, पहले तो सोर्स कहाँ पे इस बात पे डिपेंड करेगा, फिर पॉइंट पी कहाँ पे है उस बात पे डिपेंड करेगा। तो डेल्टा एक्स किसकी वजह से कैसे आ रहा है, डेल्टा एक्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग ज्योमेट्री, ठीक है। डेल्टा एक्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग ज्योमेट्री। बात समझ में आया, है ना, बोलो। हाँ भैया। हाँ चलो, शुड बी स्टार्ट विद कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस। नहीं, ये मैं अगले दिन करवाऊँगा, या एक काम करते हैं, बिफोर मूविंग ऑन वी कैन राइट दिस नाउ। सपोज थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सपोज I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, ठीक है। देयरफॉर आई नेट का एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं हम लोग, आई नेट का एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 मतलब 2I1 प्लस 2 रूट I1 I2, रूट I1 I2 मतलब 2 रूट I इंटू I मतलब 2I कॉस डेल्टा फाई, है ना। 2I कॉमन ले सकते हैं, क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई
ठीक है। अभी 95% ऑफ द केसेस क्या होता है, इन 95% केसेस हम लोग डेल्टा फाई इनिशियल जो है बेसिकली फाई वन और फाई टू बराबर ले लेते हैं। 95 केसेस क्या लेते हैं, फाई वन और फाई टू इज इक्वल टू फाई वन माइनस फाई टू, काम करो लिख दो, फाई वन माइनस फाई टू इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, मतलब इनिशियल फेज डिफरेंस नहीं है कुछ। 95% खाली जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तब एक केस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक इंसिडेंस। उसके अंदर हम लोग खाली डिफरेंस लेते हैं, उसके अंदर खाली थोड़ा सा रहता है, वो जब हम लोग केस पढ़ेंगे तब करवा देंगे। अभी हम लोग मेजॉरिटी केसेस में क्या लेते हैं, फाई वन माइनस फाई टू 0 होता है, तो डेल्टा फाई का हम लोग एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं, जितना जो अभी तक लिखते आ रहे थे 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स, है ना। तो ये एक्सप्रेशन देखो क्या हो गया, 2i 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 cos square theta 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, अरे यार, कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4i कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, ठीक है। तो 4i नेट, ठीक है। वॉट एल्स डू वी हैव, अच्छा डेल्टा फाइव को क्या लिखिए, 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे अगर इसको डेल्टा फाइव को सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो व्हाट विल वी बी लेफ्ट विथ, वी विल लेफ्ट आई नेट इज इक्वल टू 4i कॉस स्क्वायर पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई परेशानी किसी को, चलो आई नेट का फॉर्मूला हो गया। अब आई नेट का वेरिएशन अलग अलग पॉइंट्स के लिए, या जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स का अलग अलग होता है वहाँ पे आई नेट, डेल्टा एक्स अलग अलग होगा तो आई नेट अलग अलग आएगा, सिंपल सा बात है। डेल्टा एक्स अलग अलग होगा तो आई नेट अलग अलग आएगा। कभी कभी क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, और कभी कभी इसके मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँच जाएगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, जब मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँचेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहा है वेव्स, है ना, क्योंकि इंटेंसिटी मैक्सिमम पहुँच जा रहा है। और जब इसका वैल्यू 0 पहुँचेगा डेल्टा एक्स का, है ना, जिसके कारण डेल्टा एक्स का वैल्यू बेसिकली हम लोग का कुछ ऐसा होगा कि कॉस स्क्वायर वाला टर्म 0 हो जाए। कॉस स्क्वायर वाला टर्म 0 होने के कारण आई नेट 0 हो जाएगा। आई नोट 0 हो जाएगा मतलब वहाँ पे हम लोग को कुछ दिखेगा ही नहीं, ब्राइटनेस 0 होगा, या हम लोग को वहाँ पे साउंड सुनाई नहीं देगा, इंटेंसिटी बेसिकली 0 होगा। तो वेव्स कैसे इंटरफेयर किए वहाँ पे, डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर किए, ठीक है। वो वाला केसेस हम लोग कल करेंगे, ठीक है। आज तक तुम लोग को समझ, ये एक्सप्रेशन तक तुम लोग को याद रखे रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये ऐसे मैं बताया कि ये वेव्स में, साउंड में, वेव ऑप्टिक्स में, तीनों का एक कॉमन सेक्शन है, ठीक है ना। मैं ये वाला सेक्शन साउंड में और वेव ऑप्टिक्स में रिपीट नहीं करूँगा, जहाँ जहाँ वेरिएशंस होगा मैं संग संग बता दूंगा कि हाँ साउंड में जब करें तब ये वाला वेरिएशन आएगा, जब राइट में करेंगे ये वाला वेरिएशन आएगा, ये एक्स्ट्रा केस आ रहा है। मैं अलग से उनको बाउंस नहीं करवाऊंगा। मेरा पर्पस वेव्स, साउंड, वेव ऑप्टिक्स संग में पढ़ाने का यही है कि मैं ये वाला जो कॉमन सेक्शंस आ रहा है, सुपरपोजिशन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन वाला, डिफ्रैक्शन चलो खाली वेव्स, वेव ऑप्टिक्स में, बट जो कॉमन सेक्शंस आ रहा है वो एक संग ही कर लिया हम लोग, ठीक है, ताकि तुम्हारा भी टाइम बचे और हमारा भी। क्लियर हो गया बात? हाँ भैया।